नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम इनकम टैक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसको 3 पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ये पॉइंट देखिए इसमें, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड which is situated in India and used for agriculture purpose। मीन्स कोई भी आपको रेंट और रेवेन्यू रिसीव हुआ हो किससे, लैंड से, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड हो, इंडिया में, एंड किस पर्पज के लिए यूज की जा रही हो, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो मीन्स कोई भी लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्री पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपका यूज की जा रही है, तो उससे जो भी आपको रेंट या रेवेन्यू रिसीव होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। And any income derived from such land by agricultural operation or any process by cultivator or receiver of rent in kind which render the produce fit for the market or the sale of such product। मीन्स कि कोई भी आपको इनकम रिसीव हो रही हो उसी लैंड से, किसके थ्रू, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के थ्रू, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपने प्रोड्यूस को क्या किया है, मार्केट के लिए पहले फिट किया जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, एंड देन आपने उसको सेल कर दिया, तो उसके थ्रू भी जो आपको इनकम रिसीव होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनी इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस। और अगर फार्म हाउस से आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगी। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि फार्म हाउस है क्या। चलिए तो आगे देखिए, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है कि जब ये कंडीशन गिवन होंगी तभी जो आपकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर की जाएगी। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, कि लैंड जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड होनी चाहिए, इंडिया में। If the land is situated outside India, the income from such land will not be treated as agriculture income। मीन्स कि अगर जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है अगर वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो फिर चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो या किसी अनदर पर्पज के लिए, आपको उससे जो भी इनकम रिसीव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। सेकेंड पॉइंट है लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, की जो भी लैंड है वो किस पर्पज से यूज हो रही हो, आपकी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए यूज होनी चाहिए। अगर आप किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर उससे जो आपको इनकम रिसीव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द रिसीवर ऑफ द लैंड फ्रॉम द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड, कि जो भी भाई आपका इनकम का रिसीवर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस लैंड में। इफ अ पर्सन परचेजेस अ स्टैंडिंग क्रॉप एंड आफ्टर कटिंग इट सेल्स इट एंड मेक अ प्रॉफिट, सच प्रॉफिट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। लाइक अब यहाँ पर बोला गया कि भाई जैसे कोई पर्सन आया, पहले से ही कोई स्टैंडिंग क्रॉप है, वो मीन्स फसल उग चुकी है, एंड एक कोई बिजनेसमैन आया उसने उसको परचेज कर लिया, एंड परचेज करके उसी की कटाई वगैरह करा के उसको बेच दिया मार्केट में, एंड उससे जो उसने प्रॉफिट अर्न किया है तो फिर उसका एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया है, डायरेक्ट क्या किया है उसने, अपना एज अ बिजनेस है भाई, उगी हुई फसल को खरीद लिया एंड उसको बेच दिया, तो फिर इसलिए जो उसकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई भी आपको डायरेक्ट इनकम रिसीव होती है एग्रीकल्चर से तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। एन इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, लाइक आपका जो फार्म हाउस है उसके लिए आपने एक मैनेजर हायर कर रखा, तो जो मैनेजर को आप सैलरी पे करोगे तो मैनेजर के लिए वो फिर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, उसके लिए क्या होगी, वो सैलरी होगी, ना कि एग्रीकल्चर इनकम। आगे देखिए अब इसमें दिया है काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के कितने काइंड्स हैं, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, रेंट और रेवेन्यू रिसीव और ड्राइव फ्रॉम लैंड, की कोई भी आपको रेंट और रेवेन्यू ड्राइव हुआ हो लैंड से। When one person grants and to another a right to use his land for agriculture purpose, the former received from the latter rent or revenue in consideration of such use. Such rent or revenue is treated as agriculture income। Means आपने अपनी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है जो किसी अनदर पर्सन को दिया है एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए, तो आपको उस पर जो रेंट और रेवेन्यू रिसीव होगा वो आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी।
नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, या फिर आपने भाई एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया है एंड देन आपको उससे कोई इनकम रिसीव हुई है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, कि आपने प्रोड्यूस को मार्केट के लिए फिट किया एंड वहां पे आपने सेल उसको कर दिया, तो वो भी आपके लिए क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस, या कोई भी इनकम जो आपको फार्म हाउस से रिसीव होगी, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो यहाँ देखिए डिटेल में फार्म हाउस को डिस्क्राइब किया गया है कि फार्म हाउस एक्चुअली है क्या। तो द इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो फार्म हाउस से जो इनकम रिसीव होती है वो एग्रीकल्चर, जब एक कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी, उस कंडीशन में उसको एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, द बिल्डिंग इज ओन एंड ऑक्यूपाई बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड। कि जो भी बिल्डिंग है वो किसकी होनी चाहिए, जो कल्टीवेटर है मीन्स जो फसल को काट रहा है उसको उगा रहा है, या फिर जिसने रेंट या रेवेन्यू रिसीव किया है उस एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो उसकी खुद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पहले किसी से हायर किया फिर उसने किसी और को हायरिंग पर दे दिया, तो ये केस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज सिचुएटेड और इन द इमीडिएट विकिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, कि जो फार्म हाउस की बिल्डिंग है वो कहाँ पर होनी चाहिए, या तो वो भाई फार्म हाउस के कॉर्नर पे हो कहीं पर, या उसके जस्ट पास में ही उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। Then the building is by reason of its connection with the land used as a dwelling house or a storehouse or an outhouse by the cultivator or receiver of rent in kind। मीन्स जो भी अभी जो बिल्डिंग यहाँ पर बना रखी है एग्रीकल्चर लैंड पर, एक किस पर्पज से यूज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर जो भी आपके प्रोड्यूस है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टोर करने के पर्पज से वो यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, the land is situated in an urban area and is either assessed to land revenue in India or is subject to a local tax assessed and collected by the officer of the government। मीन्स जो लैंड है अगर वो आपकी अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो उस पर क्या होगा, लैंड रेवेन्यू चार्ज होगा, मीन्स टैक्स लगेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें दिया है, इफ द लैंड रेवेन्यू लोकल टैक्स इज नॉट पेबल ऑन सच लैंड, कि अगर भाई उस रेवेन्यू पर, उस लैंड पर जो कि अर्बन एरिया में है और उस पर कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं किया जा रहा, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट है, द लैंड इज सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया, कि अगर जो आपकी लैंड है वो नॉन अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो फिर उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। या द लैंड इज सिचुएटेड विद इन द म्यूनिसिपालिटी और कैंटनमेंट बोर्ड jurisdiction हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000, या फिर ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां की म्यूनिसिपालिटी की और या कैंटनमेंट बोर्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितने से कम है, 10,000 से कम हो, तो वहां भी आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं। The farm building is not situated within the area specified below. The income derived from such buildings shall be agriculture income. The land is not situated in any area within the distance। तो मीन्स ये जो आपको एरिया यहाँ पर 3 पॉइंट से मेंशन है, इस एरिया में अगर आपकी लैंड सिचुएटेड नहीं है तो फिर जो आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी उस लैंड से। फर्स्ट पॉइंट इसमें नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम दी लोकल लिमिट्स, कि मीन्स जो लोकल लिमिट से जो लोकेलिटी है उससे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर लैंड नहीं होनी चाहिए, एंड विच हैज अ पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, मीन्स एंड वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी लोकेलिटी की, मोर देन 10,000 होगी बट 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। बी पॉइंट नॉट बीइंग मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट, कि भाई जो आपका लैंड है वो लोकेलिटी से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, एंड विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, एंड वहां का पॉपुलेशन कितना होगा, 1 लाख से ज्यादा होगा बट 10 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नॉट बीइंग मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम दी लोकल लिमिट्स, की लोकेलिटी से जो आपकी लैंड है वो 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, एंड विच हैज अ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, मीन्स वहां का पॉपुलेशन कितना होगा, मोर देन 10 लाख होगा। तो अगर आपका जो लैंड है इस एरिया में सिचुएटेड नहीं है जो ये मेंशन यहाँ पर किए गए हैं, तो उस लैंड से जो आपकी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेपलिंग और सीडलिंग। तो द इनकम ड्राइव फ्रॉम सेपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी
shall be deemed to be agriculture income। मीन्स अगर आप नर्सरी में कोई प्लांट को ग्रो करते हो एंड उसको सेल करते हुए हैं तो उससे जो आपको इनकम रिसीव होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। नेक्स्ट देखिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। अब कुछ लैंड से ऐसी इनकम होती है जो क्या होती है आपकी नॉन एग्रीकल्चर होती है। तो फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम मार्केट। मीन्स आप मार्केट के थ्रू कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। सेकंड है इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। अगर आप पत्थर की जो खदान वगैरह होती है वहां उसके थ्रू अगर आपको इनकम अर्न करते हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनकम इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मीन्स आप वेयर हाउस वगैरह में जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखते हैं तो उससे जो इनकम होती है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। और आप इरिगेशन पर्पस के लिए आप वाटर सप्लाई करते हैं उससे इनकम अर्न करते हैं तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज और बम्बू। तो जो ग्रास वगैरह खुद से उगाती है एंड खुद से कुछ ट्रीज एंड बम्बूज ग्रो हो जाते हैं एंड आप उसको अगर कट करके सेल कर देते हो तो उससे भी जो आपको इनकम रिसीव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग। कि आप भाई ईंट बनाने के लिए अगर आप अर्थ को सेल करते हो मीन्स मिट्टी बेचते हैं तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में कवर नहीं होगा। रेम्यूनरेशन रिसीव एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म। तो हम पहले ही बता चुके कि जो एक एग्रीकल्चर फार्म के मैनेजर को सैलरी मिलती है ना कि उसे एग्रीकल्चर इनकम रिसीव होती है। डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर। मीन्स आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं जो किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन्वॉल्व है, बट उससे जो आपको डिविडेंड रिसीव होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ राइप क्रॉप। राइप क्रॉप मीन्स भाई पहले से क्रॉप उगी हुई है आपने उसको परचेज किया एंड कट करवा के सेल कर दिया तो फिर वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा, ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। एंड इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो इस पॉइंट को समझिए, जैसे आपने भाई किसी को रेंट पर अपनी लैंड दे रखी थी और उसने क्या हुआ, सपोज भाई 2 या 3 महीने से वो अपना रेंट पे नहीं कर पाया तो आपने क्या बोला कि भाई जो आपका रेंट रिमेनिंग है हम उस पर अब क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मीन्स जो आपने जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया उस ड्यू रेंट पर वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है रेंट का वो तो आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा, बट जो एक्स्ट्रा में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक है पार्सली एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी क्या होती है पार्सली एग्रीकल्चर इनकम। मींस कुछ आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर होती है एंड कुछ इनकम का पार्ट क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर होता है। तो समटाइम देयर इज कंपोजिट इनकम विच इज पार्सली एग्रीकल्चर एंड पार्सली नॉन एग्रीकल्चर। For determining the non-agriculture income chargeable to tax, the market value of any agriculture produce which has been raised by the SSE and which has been utilized as a raw material in such business shall be deducted। मीन्स अब क्या होता है, जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है वो तो टैक्स फ्री होता है, बट जो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो हमने खुद रेज किया है। So for this purpose, market value shall be deemed to be where the agriculture produce is ordinarily sold in the market, the value calculated according to the average price at which it has been so sold during the relevant previous year। मीन्स जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो आपने खुद ही क्या किया था, ग्रो किया एंड बाद में आपने उसमें कुछ भी उसको मैन्युफैक्चर करके आपने उसको मार्केट में सेल किया। तो अब जो आपने खुद प्रोड्यूस किया है तो आप उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी मार्केट का एवरेज प्राइस होगा उसके बेस पर आप अपने प्रोड्यूस की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। देन वेयर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट ऑर्डिनरली सोल्ड इन द मार्केट, द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी इट्स मार्केट वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल जो आपने भाई ग्रो किया अपने फार्म में, अब आपने उसको सेल नहीं किया है मार्केट में, तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू हम क्या एज्यूम करेंगे, तो देखिए ऐसे निकलेगा द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन जो भी आपके हुए हैं,
द लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड फॉर द लैंड ऑन विच इट वाज ग्रोन, तो इसको हम ऐड कर देंगे कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस में। एंड द प्रॉफिट विच इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज रीजनेबल, एंड हम उसमें प्रॉफिट भी ऐड करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में जो कि असेसिंग ऑफिसर ने रीजनेबल माना है। देन जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको हम एज्यूम करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपके एग्रीकल्चर इनकम के। फर्स्ट है जैसे प्रॉफिट ऑफ सच शुगर फैक्ट्रीज। अब मींस क्या है, आप सपोज एक शुगर फैक्ट्री ओपन किए हैं। अब शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए आपको किसकी नीड होगी, शुगर केन की। तो अब शुगर केन लाने के आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास फार्म है, एग्रीकल्चर लैंड मीन्स, तो आपने एग्रीकल्चर लैंड पर क्या किया, खुद से ही आपने शुगर केन प्रोड्यूस कर लिए, देन आप उसको अपनी फैक्ट्री में लाए और आपने उससे शुगर बनाई और मार्केट में बेच दी। तो देखिए अब यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। जो आपने शुगर केन खुद के फार्म में ग्रो किए हैं तो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, एंड देन जब आप उसको फैक्ट्री में ले जाके आपने शुगर में कन्वर्ट किया एंड फिर आपने उसको सेल किया, तो ये किसका पार्ट हो गया, नॉन एग्रीकल्चर का। तो ऐसी ही इनकम को हम बोलते हैं पार्सली एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और क्या था कि हमने शुगर केन कुछ अपने फार्म में प्रोड्यूस कर लिया, एंड बाकी का जो भाई हमें फॉर एग्जांपल अब फैक्ट्री के लिए ज्यादा शुगर केन की नीड होगी तो कुछ हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका पार्सली एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। अब यहाँ पर तीन बिजनेस हैं जिनका ये रेशियो फिक्स किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रेंज में इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कि आप क्या करते हैं, टी को ग्रो भी करते हैं एंड मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ग्रो करना मीन्स आप जो पत्तियां वगैरह होती हैं, बागान वगैरह होते हैं टी के, आपके सपोज बागान है, एंड देन आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में ले जाकर उससे जो पैकिंग वाली टी होती है वो हम उसको बना रहे हैं, देन हम उसको सेल कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो 60% इनकम है, तो जो भी ऐसे टी बिजनेस की इनकम होगी उसका 60% एज्यूम किया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, एंड जो 40% है वो एज्यूम किया जाता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो 60% क्या एज्यूम किया जाएगा टी के बिजनेस में, एग्रीकल्चर, एंड 40% एज्यूम किया जाता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देन इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सिनेक्स, ये आपके रबर बनाने के ट्रीज होते हैं जिससे रबर प्रोड्यूस होती है। तो देखिए अगर आपका रबर का बिजनेस है तो इस केस में क्या होगा, 65% जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर एज्यूम की जाती है, एंड जो 35% रिमेनिंग होती है उसको हम नॉन एग्रीकल्चर एज्यूम करते हैं। लाइक आपने रबर के बिजनेस से अगर 100 रुपीज अर्न किए हैं तो उसमें आपका 65 एग्रीकल्चर माना जाएगा एंड 35 रुपीज नॉन एग्रीकल्चर एज्यूम किया जाएगा। देन आपका एग्री इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, की आप कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो कॉफी के केस में आपका क्या होता है, जो 75% इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चर एज्यूम की जाती है, एंड जो 25% इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर ट्रीट की जाती है एंड एज्यूम की जाती है। देन इसमें एक और पॉइंट आता है आपको कॉफी में, 60% ऑफ द इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन sale of coffee grown, cured, roasted and grounded by the seller in India with or without mixing of चिकोरी और अदर फ्लेवर। तो अब क्या किया है भाई, आपने जो भी सेलर है उसने इंडिया में ही क्या किया, रोस्टेड किया, उसको क्यूड किया, ग्रोन किया एंड ग्राउंडेड किया। तो फिर आपका 60% जो पार्ट है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, एंड जो 40% पार्ट है वो बिजनेस इनकम एज्यूम किया जाएगा कॉफी के केस में। तो आपके तीन बिजनेस थे, इसको आपको माइंड में रखना है अच्छे से कि अगर आपका टी का बिजनेस है तो क्या होगा, 60% जो इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चर होगी एंड 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चर होगी। अगर रबर का बिजनेस है तो रबर में क्या होगा, 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है एंड 35% क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर एज्यूम होती है। कॉफी के केस में 75% इनकम एग्रीकल्चर एज्यूम की जाती है एंड 25% इनकम नॉन एग्रीकल्चर एज्यूम की जाती है। चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड न्यूमेरिकल जो भी इसके उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।